नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो अपने क्लास की बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। क्वेश्चन नंबर 3, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप देख लीजिए कौन सा राइट है, उसको आप सही कर लीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 1, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है, परिपुष्टि भी होती है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2, आनुवंशिक संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द
या पद का प्रयोग किया है। चलिए मैं दोबारा प्रश्न को पढ़ देती हूँ। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्कीमा। स्कीमा या अवधारणाएं शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 13, बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं से बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम असक्तता वाले, इसका आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, बैंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो यह कहलाती है विस्मृति। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, XX गुणसूत्र सामान्य महिला में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, मध्यांक कहलाता है। प्राप्तांक का वह समूह बिंदु जिसके नीचे ऊपर के आधे प्राप्तांक, जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, वह मध्यांक कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21, आवृत्ति विवरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है, तो वह कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। स्तंभाकृत विधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक तथ्य अध्यापक का पढ़ाते समय जो है व्यक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का।
अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 6 से यौवन तक, 6 वर्ष से यौवन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन ये आज का है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, एरिक्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह हमेशा ही पूछा जाता है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना।